हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के एसएसटी जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर हम जो पहला पोर्शन है हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। इससे पहला आज ये इसका दूसरा आज का लेक्चर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सामाजिक कारण। क्योंकि फ्रांस में जो क्रांति हुई, क्रांति जो होती है केवल एक कारण नहीं होता, आपको बताया था। कोई भी जब क्रांति होती है उसके अलग अलग कारण होते हैं। सामाजिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक और तात्कालिक। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। और इससे पहले हमने उनका स्वरूप पढ़ा फ्रांस का। और अब अतीत को जब जानने के प्रयास कर रहे हैं फ्रांस के, तो हमने राजनीतिक कारण पढ़े। लेकिन बच्चों आज हम सामाजिक कारण पढ़ेंगे कि किस प्रकार फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति जो हुई उसने किस प्रकार की भूमिका वहाँ पर निभाई। और जब फ्रांस की क्रांति हो चुकी तो उसका परिणाम क्या आए, और जब परिणाम आए तो फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़े और पूरे यूरोप पे और यूरोप के साथ पूरी दुनिया पे क्या क्या प्रभाव पड़े, ये सभी हमने इस लेसन में जानेंगे। जब सामाजिक कारणों की बात करते हैं तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, वो क्रांति से पहले जो सामाजिक स्ट्रक्चर जहाँ फ्रांस का जो रहा, और वो इस प्रकार का था जिसके अंदर एक असमानता बनी हुई थी। और उस असमानता के कारण ही फ्रांस के जो देश है वहाँ के लोगों में नाराज़गी हुई। और नाराज़गी इस स्तर तक पड़ी कि उन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह जाके क्रांति का हुई। और क्रांति के दौरान वहाँ के जो सामाजिक जो परिवेश है उसको बदलने में, उस क्रांति के परिणाम में जो निकल के आए, उन्होंने उन बदलावों को या फिर उस माहौल को या उस संरचना को बदला। उस बदलने के बाद अपने अनुरूप वहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने का प्रयास किया। और इसमें देखेंगे जब बात करते हैं समाज की, वहाँ पर जो राजा था वो था लुई सोलवे था। और यह बुर्बो वंश, जैसे आपने सुना होगा मुगल वंश, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, मुगल काल, अलाउद्दीन खिलजी वंश के, उसी प्रकार वहाँ का जो राजा था वो लुई सोलवे तो क्रांति के समय राजा था और बुर्बो वंश का था। और वह 1774 पे गद्दी पे बैठा। और गद्दी पे बैठने के बाद उसने जिस तरह की शासन व्यवस्था चलाई और जिस प्रकार का दृष्टिकोण वहाँ के लोगों को उनके प्रति रखने के लिए जो मजबूर करता था, जिसके बाद क्रांति के प्रेरित किया, वो चीज़ें थी। और उसके बाद है जब राजा था, राजा की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम एंतोनेट था। और राजा की पत्नी जो एंतोनेट थी ये ऑस्ट्रिया। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया अलग चीज़ है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया एक राज्य था, यूरोप का एक राज्य हुआ है। वहाँ की कौन थी ये रानी जो थी, ये यहाँ की लड़की थी, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की ये लड़की थी। इसके साथ साथ ही तीसरा वर्ग कर देता था। मतलब क्या, वहाँ पर 3 तरह के वर्ग थे। एक बार आपको उसका स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करेंगे। 3 वर्गों में बटा हुआ था कौन, फ्रांस के जो सामाजिक थे, जैसे कि सबसे बड़े में अगर बात करते हैं तो राजा और पादरी लोग आते थे, जो सबसे बड़ा वर्ग होता था। उसके साथ साथ दूसरा वर्ग है, उसमें कुलीन वर्ग आता था दूसरे में। तीसरे में अगर था तो तृतीय वर्ग जिसको हम कहते हैं किसान, व्यापारी, वकील, नौकर, मजदूर, ये सभी होते थे। ये फ्रांस के जो समाज है उसका स्वरूप बताया जा रहा है बच्चों कि जब क्रांति हुई उस समय फ्रांस का समाज जो वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज पहले में कौन आता, राजा और पादरी, मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पर संपन्न लोग और जिनके पास समाज की बागडोर थी, पावर थी, या फिर बहुत सारे जिनको अधिकार दिए गए थे। कुलीन वर्ग में आपका बच्चों ये आ सकता है पैसे वाले, जो मध्य वर्ग के एक प्रकार से लोग होते हैं ना, तो जमींदार लोग जो होते हैं, सामंत लोग जो होते हैं, वो कुलीन वर्ग में आते हैं। तीसरे नंबर पे जो किसान है, छोटे किसान है, या फिर भूमिहीन लोग हैं जो दूसरे की ज़मीन लेके, बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीन लेके और फिर उसके ऊपर खेती करते हैं, दूसरों की ज़मीन पे खेती करते हैं, ऐसे किसान थे। छोटे व्यापारी थे, वकील, नौकर, मजदूर, ठीक है, ये जो सारे थे ये तीसरे वर्ग में आते थे। लेकिन सबसे एक बात हो, जो तीसरा वर्ग था ये निम्न स्तर का था, निम्न स्तर का था। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो आर्थिक ढांचे की, सामाजिक जो स्ट्रक्चर था, उसमें ये जो तीसरा वर्ग है ये क्या देता था, कर। तीसरा वर्ग क्या देता, कर।
और यहाँ पर एक बात और बता दें बच्चे, अगर ये तीनों वर्ग तो आपने पढ़े हैं, लेकिन एक बात और है, जो मध्यम वर्ग था, जो बीच का मध्यम वर्ग, वो वहाँ पर नहीं था। और जो करों की जब बात करते हैं तो वहाँ पर दो तरह के कर थे, टाइद और टाइल। कौन कौन से कर थे? टाइल और टाइद, ठीक है। और जो टाइद है ये चर्च को दिया जाता था, मतलब जो ये किसान है, व्यापारी है, वकील है, नौकर मजदूर है, जो निम्न स्तर के थे, जिनके आय के साधन भी कम थे और जिनको अधिकारों से वंचित किया जाता था, लेकिन इनको फिर भी इनके ऊपर इसी शोषणकारी व्यवस्था बनाई हुई थी, जिनके दौरान इन्होंने कर देना पड़ता था। और कर भी दो तरह के थे, एक तो आपको बताया टाइद, दूसरा टाइल। एक तो टाइद और एक टाइल। और जो चर्च है उसको जो कर दिया जाता है, जिसको धार्मिक कर के नाम से भी जाना जाता है, ये उसको बोला गया टाइद, जो किसको देना पड़ता है? चर्च में जो पादरी होते हैं उनको देना पड़ता था। और दूसरा होता था राजा, राजा को भी पैसे देने होते थे टैक्स के रूप में। और जो पैसे, आपको इससे पहले आपको बताया था, मुद्रा क्या थी फ्रांस की? लिवरे। लिवरे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा। राजा जो होता है टाइल है, टाइल नाम का एक कर था, प्रत्यक्ष कर। अरे बच्चों, ये इतने इंपॉर्टेंट है ये दोनों, टाइल और टाइल। ये जब भर्तियां होती हैं, जो बच्चे कंपटीशन के टेस्ट देते हैं, उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को बड़े ईमानदारी से, बड़े मन लगा के और अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको पढ़ना है। बेसिक चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, आसानी से समझने की कोशिश करें, और समझ में ना आए तो आप उसको पूछें। क्यों? क्योंकि अगर आप मन लगा के पढ़ोगे और आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तो आगे जब आप सर्विसेज की तैयारी करोगे, आप फौज की तैयारी करोगे, आप कमांडेंट ऑफिसर की तैयारी करोगे, या फिर आप एनडीए की तैयारी करोगे, या सिविल सर्विस की, कोई भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं इस तरह की, जो आप पढ़ के जाओगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ साथ टाइद और धार्मिक कर था। उसके बाद है राजा है, टाइल नाम का प्रत्यक्ष कर किसको दिया जाता था? इस जो तृतीय, जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे, इसको इनके द्वारा प्रत्यक्ष कर के रूप में टाइल नाम का जो कर था वो राजा को देना पड़ता था। और जब बात करते हैं वहाँ की जनसंख्या की, कहाँ की? फ्रांस की। 1715 से 2.5 करोड़ जनसंख्या वहाँ की थी। और 1789 के दौरान ये संख्या कितनी हो गई? 2.8 करोड़। मतलब क्या जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ने लग रही है। और एक बात और बच्चों, जब सीमित साधन होंगे, शोषणकारी व्यवस्था होंगी और जनसंख्या बढ़ने लग रही है, तो भुखमरी बनेगी, बेरोजगारी पैदा होगी। बेरोजगारी, भुखमरी जब होती है, जब व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं होता, तो वो क्रांति करता ही करता है। तो ये भी एक जनसंख्या का बढ़ना उस समय का एक महत्वपूर्ण कारण माना गया, जिनकी वजह से ये फ्रांस की क्रांति हुई। तो एक बात और, समाज था अनपढ़ था ज़्यादातर। ये जो वर्ग के लोग आते थे, ये विशेष तौर पे तीसरे वर्ग के, संख्या इनकी ज़्यादा थी। अगर हम 100% की बात करते हैं तो 100% में से लगभग 2% में तो ये वर्ग पहले वाला आएगा। 2% में इसमें आएगा लगभग 18% ये है, और 80% ये सामान्य वर्ग के लोग थे। तो ये लोग अनपढ़ थे। ये अनपढ़ लोगों को उनके शोषण के बारे में किस तरह बदलाव आ सकता है, ये सब तरह की बातों को समझाने के लिए दो दार्शनिक वहाँ पर हुए। एक का नाम था रूसो, एक का था मांटेस्क्यू। और ये दोनों बिल्कुल इसी प्रकार के थे कि जैसे कि आप मान सकते हो कि भारत में जिस तरह का स्ट्रक्चर रहा, उस अंग्रेजों के समय में, जैसे स्वामीदयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिस प्रकार इन लोगों ने देश को एक करने के लिए, राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए, आज़ादी के लिए एक दार्शनिक की जो भूमिका, जागरूकता फैलाने की जो भूमिका निभाई, उसी प्रकार फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें ये रूसो नाम का दार्शनिक और मांटेस्क्यू, इन दो व्यक्तियों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किन्होंने लिखी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक रूसों ने किताब लिखी। और किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? सामाजिक अनुबंध। मतलब कि किस प्रकार के समझौते या किस प्रकार की व्यवस्था समाज में कायम है, और किस प्रकार ये जो चर्च है और दूसरा ये राजा है किस प्रकार लोगों का अहित कर रहे हैं, किस प्रकार लोगों का शोषण करने लग रहे हैं, ये जब सारी चीज़ें वहाँ उस समय इनके द्वारा बताई गई। साथ साथ मांटेस्क्यू है, मांटेस्क्यू ने भी एक किताब लिखी थी, दार्शनिक थे ये भी,
द स्पिरिट ऑफ लॉज मतलब कानून की आत्मा, कि वहाँ पर जो जिस तरह के कानून, जिस तरह के कर की जो व्यवस्था बनाई गई है वो लोगों का शोषण करती है, उसमें किसी भी प्रकार से लोगों को न्याय नहीं मिलता है। और राजा है और पादरी हैं या संपन्न लोग हैं, किस प्रकार गरीब जनता को लूट रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, ये सारी बातें इन दो दार्शनिकों ने अपनी किताबों में दर्शाया। और साथ साथ मॉन्टेस्क्यू है, उसने दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की बात की लोकतंत्र के बारे में बताया, क्योंकि लोकतंत्र के आपने पता है 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी व्यवस्था इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ जो किताब थी उसके अंदर इन्होंने दर्शाया। तो बच्चों आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि सामाजिक कारण फ्रांस की क्रांति का, कि किस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर थी और इस तरह की व्यवस्था जब वहाँ पर लागू थी, इस तरह की व्यवस्था वहाँ स्थापित थी, तो इन व्यवस्थाओं में जो शोषणकारी जो व्यवस्था स्थापित की, वहाँ की गरीब जनता को जो परेशान किया, उन लोगों का शोषण किया, तो शोषण करने होने वाली जो जनता थी उसने किन के खिलाफ क्रांति की, जिन लोगों ने उनका शोषण कर रहे हैं, जो लोग उनको दबा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक क्रांति करने के लिए निर्णय लिया। ये जो सामाजिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण था फ्रांस की क्रांति करने में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और हमने पढ़ा कि किस प्रकार की व्यवस्था उस समय समाज में थी और किस तरह इसमें बदलने के लिए क्रांति हुई। आज के लिए इतना ही, और आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, अपने नोटबुक में उतारने भी हैं और घर बैठ के तैयारी भी करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।